सर ये बताएं कि ये सीएसएस है क्या और इसका एग्ज़ाम कैसे होता है और इसकी कुछ तारीख हमें बता दें। पाकिस्तान में ये एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हुआ और इसका मकसद क्या है। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ये जो पाकिस्तान के जो मुकाबले का इम्तिहान है, ये सबसे बड़ा कंसिडर किया जाता है। बेसिकली ये इंडियन सिविल सर्विस से आया है, मतलब 1947 से पहले ये इंडियन सिविल सर्विस होती थी। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो ये जो ये मुकाबले के इम्तिहान सेपरेट हुआ करते थे। उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी जो बनते थे वो सेपरेट एग्जाम होता था। फिर ये पुलिस सर्विस का अलग इम्तिहान होता था, फॉरेन सर्विस का अलग इम्तिहान होता था। तो इन जो सीएसएस के जो होते हैं सीएसपी जो बनते थे, जिस तरह अल्ताफ गौहर साहब हैं, कुदरतुल्लाह शहाब साहब हैं, बड़े बड़े नाम है, अल्ताफ परवाज साहब हैं। तो ये प्री कॉमनर्स कहलाते थे। यानी 1973 से जो पहले के जो ऑफिसर्स हैं वो उनको हम प्री कॉमनर्स कहते हैं। फिर 1973 में जब पाकिस्तान का आइन बना तो उसके बाद ये जितने भी 12 ग्रुप्स थे ये इकट्ठे होके इसको सीटीपी कहलाना लग गए, यानी कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो 1973 में जो पहला ग्रुप बना था उसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉमन। तो इसी तरह आप चलते जाएं, 83 में हो गया 10th कॉमन, 93 में हो गया 20th कॉमन, 2003 में 30th कॉमन, 2013 में 40th कॉमन। अब 40th कॉमन में से 7 जमा कर लें तो आजकल 48th कॉमन के करीब बात चल रही है। तो ये इसमें 12 ग्रुप्स होते हैं। मतलब जो प्राइम ग्रुप्स कहा जाता है वो पैस ग्रुप को कहा जाता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इससे पहले इसको डीएमजी ग्रुप कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। उस तरह पुलिस सर्विस है, फिर दूसरे जो है फॉरेन सर्विस है, इनलैंड रेवेन्यू है, और कस्टम्स है, अकाउंट्स है, कॉमर्स एंड ट्रेड है, पोस्टल ग्रुप है, रेलवेज ग्रुप है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है। तो ये 12 ग्रुप ये बनते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो क्रीम होती है ये उसको जो है वो वहां इसको लिया, क्रीम को लेते हैं ये मुकाबले के इम्तिहान से। तो हमने ये देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो पॉलिसी मेकर्स को कहते हैं। ये अंडर एक गवर्नमेंट जो है उसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं। इनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं जो इलेक्टेड हों या माशाल्लाह, हमारे तो माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, तो उनके नीचे ये काम करते हैं। असल में ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत के जो अदारों को चलाने वाली मेन, जैसे आप कहते हैं कि ये जो मशीनरी है जो हुकूमत के निज़ाम को चलाती है वो ब्यूरोक्रेसी होती है। और ये 12 ग्रुप्स होते हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट जो बात ये है वो ये 1200 नंबर होते हैं। इसमें 600 नंबर होता है कंपल्सरी और 600 मार्क्स होते हैं इसके ऑप्शनल ग्रुप। और इसमें मल्टीपल चॉइसेस होती है कि आप ऑप्शनल में से चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि सब के सब जो पेपर्स हैं आपने इंग्लिश में देने हैं, तो आपकी जो इंग्लिश जो है वो एक अच्छी होनी चाहिए। जी अच्छा सर, ये पीएमएस और सीएसएस में क्या फर्क है। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीएमएस जो होता है वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, वो सूबाई है। मतलब जो आपकी अपनी एक सिविल सर्विस है, वो पंजाब से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। जो पंजाब जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो जिसका अंडर ये सीएसएस, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो और ये 12 ग्रुप्स होते हैं। इन अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है ना। तो लेकिन उनमें और इनमें जो बुनियादी फर्क ये होता है कि ये इसके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट के होते हैं। मतलब आपने 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं 200 नंबर के। जबकि इसमें जो सीएसएस होता है उसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं। वो 100 नंबर वाला भी आप रख सकते हैं, 200 मार्क्स का भी आप रख सकते हैं। तो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि 200 मार्क का एक रख लिया, फिर बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो 100 मार्क्स के रख लेते हैं स्टूडेंट्स जो हैं। जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, जो सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन हमने लास्ट 25 ईयर्स से हम देखते जो आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था वो है इंग्लिश का। हमारे जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश वो क्या करते हैं, बड़ी
पैथेटिक किस्म की जो गाइड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो खरीद लेते हैं, उसको जनाब वो पढ़ते रहते हैं, अंडरलाइन करते हैं और वो क्रैमिंग करते हैं, तो उससे फिर बच्चों का बड़ा नुकसान होता है। और दैट्स वाई के इसके जो सीएसएस के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े पैथेटिक आते हैं, 0.2% 3% इस तरह उनके होते। पहले काफी अच्छे आया करते थे जनरल ज़िया-उल हक के जमाने में, फिर बाद में अभी जो उसका स्टैंडर्ड है काफी वो गिरा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हम बच्चों को इंग्लिश लिखने की आदत नहीं होती। मेरे पास जो बच्चे आते हैं मसलन ऐसे राइटिंग ऐसे राइटअप्स होते हैं, अब वो 100 नंबर का पेपर होता है और उसमें इंग्लिश में आपने कैसे लिखना होता है, आपके पास 10 जो है वो टॉपिक्स दिए होते हैं, उन 10 टॉपिक्स में से आपने एक चूज करना होता है, उसमें आपने फिर उसको वो डेवलप करना होता है उस ऐसे को। अब वो होता क्या है, वो 2500 से 3000 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो 2500 से 3000 वर्ड्स आपकी जो अंग्रेजी है वो एकदम खत्म हो जाती है 1000 या 1200 वर्ड्स के बाद, क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी नहीं होती और एज वेल एज आपके पास क्वालिटेटिव मटेरियल नहीं होता, और वो कि आपने लिखना क्या है। मसलन मैं विमेन एम्पावरमेंट में एक वो लेक्चर दे रहा था, मैंने स्टूडेंट से पूछा कि विमेन एम्पावरमेंट, आप 10 खवातीन के नाम लें जिनकी पाकिस्तान की सोसाइटी में डेवलपमेंट का रोल, सर्टन उन्होंने डेवलपमेंट का उनका कोई रोल है, या उन्होंने पाकिस्तान की सोसाइटी को सर्टन रिफॉर्म किया, या पाकिस्तान की मशहूर जो खवातीन है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूट किया। तो उनमें 10 जो खवातीन के नाम लेना बच्चों के लिए मुश्किल हो गया था, हालांकि सब मास्टर डिग्री होल्डर बैठे हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो नॉलेज नहीं होती उनके पास, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, उनकी राइटिंग स्किल्स नहीं होती। तो राइटिंग स्किल्स को मैं कहता हूं कि बच्चों को इम्प्रूव करनी चाहिए। उनका जो मेंटोर होता है या जो उनको इंग्लिश जो पढ़ाने वाला होता है। अच्छा, इसमें एक और भी मसला बताता हूँ। एक बच्चा बल्कि बच्ची आई है मेरे पास, वो कहती है कि जी मैंने जो वो इंग्लिश पढ़नी है आपसे। तो मैंने कहा यार आप इससे पहले वो पीएचडी बता रहे थे इंग्लिश का ना, वो उनसे मैं पढ़ती रही, मैं सेटिस्फाइड। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये ऐसी क्या बात है कि वो पीएचडी भी इंग्लिश नहीं कहते। वो होता ये है कि वो उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, वो आपका एक्सप्रेशन भी देखते हैं, वो आपकी ग्रामर भी देखते हैं आप, और आपकी दूसरी जो ग्रामर के अलावा जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है आपका मटेरियल क्या है, उनका उनको पता नहीं था। मसलन टेररिज्म इन पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही थी, तो वो जो प्रोफेसर साहब थे जो पीएचडी थे, वो कहते कि मतलब मैं मुझे क्या पता कि पहला खुदकश हमला कब हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ये तो कर सकता हूँ कि वो जो आपने फ्लो जो है वो एक उसका प्रॉपर बिगिनिंग मिडल और एंड होता है। लेकिन अब ये जो बीच में जो आपने चीजें लिखनी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, कि जो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है बाज चीजों का, बाज का आपके पास जो उसका बैकग्राउंड और नॉलेज होता है, वो बाजू का हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर्स के पास नहीं होता। तो इसके लिए आपको जो मेंटोर होता है, आपका जो टीचर होता है, उसको इंग्लिश के साथ साथ उसके पास क्वालिटेटिव नॉलेज भी होनी चाहिए। और ये कैसे आती है, ये मुसलसल आपको एक तो डेली बेसिस पे आपको राइटअप जो है को लिखना चाहिए, को पैराग्राफ लिखना चाहिए विद द कंसल्टेशन, या उस मशवरा करें उसके साथ, आपके टीचर के साथ जो आपका मेंटर होता है। जी अच्छा, तो ये ऐसे के कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे इसकी तैयारी होती है? कोई आइडिया होता है स्टूडेंट्स के लिए कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कोई करंट अफेयर के बारे में या कोई ऐसा? देखें, ऐसे जो होते हैं वो उसके मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, 10 के करीब आते हैं टॉपिक्स, जैसे इकोनॉमी पे हो सकता है, उसके अलावा आपका रिलीजन पे हो सकता है, मसलन इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, ये हो सकता है। अब ह्यूमन राइट्स पे हो सकता है, और उसके बाद करंट अफेयर्स पे भी हो सकता है, सीपैक भी आ सकता है, कश्मीर भी आ सकता है। कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो, अगर आप उसकी तैयारी ऐसे की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर हम देखें तो कश्मीर के ऊपर जो है वो आप जनरल नॉलेज में भी आप जो क्वेश्चन तैयार कर रहे होते हैं उसमें आप उसका इनपुट दे सकते हैं। उसके अलावा आप ऐसे राइटअप में दे सकते हैं, और दूसरे जो पाकिस्तान अफेयर्स है उसमें भी आप चला जाता है, उसमें जनरल नॉलेज, यानी उसकी 3-4 पेपर्स में यूटिलाइजेशन हो जाती है उस मटेरियल की, जो क्वालिटेटिव मटेरियल होता है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो डेली पढ़ने के आदी नहीं होते।
ये जो करंट अफेयर्स है जो हम कर रहे हैं, अभी मेरा थोड़ी देर बाद प्रोग्राम भी है बरतानिया में, तो उसमें मैं ये देख रहा होता हूँ कि बच्चों को एक तो बैकग्राउंड नहीं पता होता उसका, कि इसका क्या मतलब सी पैक है। सी पैक को आप देख लें कि सी पैक क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और इसके पीछे पाकिस्तान के खिलाफ जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या रोल प्ले कर रही हैं, फिर उनकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है, शाह महमूद कुरैशी कब गया था, चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट जो है वो कब उसका इमरान खान के लेटेस्ट अगर हम देखें तो उनका इंटरेक्शन हुआ था, और सी पैक के जो दूसरे जो हमारा रूट है उस पर किस किस्म की डेवलपमेंट होनी है, उसमें पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं, और उस तरह हमारे जो इंडियन जो है जो हमारा दुश्मन है उनका उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, और इवन हमारे कुछ ऐसे कंट्री जो हम बज़ाहिर तो मुसलमान कंट्री कहलाई जाती हैं लेकिन उनका सीपैक के खिलाफ क्यों वो उनका इस किस्म का रद्द-ए-अमल होता है कि जो इवन वो टेररिस्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। रॉ जो है वो बलूचिस्तान के अंदर उसका क्या रोल है, कुलभूषण यादव का आपको पता है कि उसके बाद उन्होंने टारगेट किया हुआ है ग्वादर पोर्ट को, और ये एक नेक्सस जो है हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जिसमें मोसाद है, MI5 है, MI6 है, CIA है, ये बच्चों को इसका डेली बेसिस पे इन जो क्वालिटेटिव मटेरियल स्टडी करना चाहिए। मैं तो सारे मेरे साथ तो इंटरेक्शन होता है इन लोगों का, बच्चों का, जो स्टूडेंट्स होते हैं इस तरह उनको कोशिश करता हूँ कि रट्टा जो है वो मत लगाए, क्योंकि ऐसे राइटर्स में और करंट अफेयर्स में रट्टा नहीं होता। ये सिर्फ आप समझ लें कि MCQs जो होते हैं, जो 20 नंबर का एक सवाल होता है, जो तमाम ऑलमोस्ट तमाम पेपर्स के अंदर होता है, तो वो उसमें आप याद कर सकते हैं MCQs। मसलन काबुल किसका दारुल खिलाफ है, अब उसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि कोई किसी इंटेलेक्चुअल से बात करने के लिए, तो सब जो भी बुक आप देखेंगे MCQ की उसके अंदर अफगानिस्तान ही लिखा होगा, काबुल जो है अफगानिस्तान। आज वैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काबुल में गए थे, वो तालिबान की और अभी नई गवर्नमेंट आ रही है, खैर अब ये देखें हम अपडेट बैठे हुए हैं आपके, इसके बाद हम उस पर भी बात होनी है। DGISI जनरल फैज हमीद भी गए हैं। अच्छा, अब जिस तरह आज लबैक की बात हो रही है, अभी आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए, अब वी आर अपडेटेड, ठीक है। खादिम हुसैन 90% लोगों को पता ही नहीं हो खादिम हुसैन रिजवी फौत हो गए, हालांकि आपको पता है कि 3 दिन धरना इधर इस्लामाबाद में रहा। तो बच्चों को ये चाहिए कि एक तो डेली बेसिस पे लिखा करें कोई एक आध पैराग्राफ और अपने टीचर को दिखाएं, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, मैं क्या ये करता हूं, इवन CSS या PMS, उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि मैं डॉन न्यूज़पेपर का कहता हूं कि डॉन न्यूज़पेपर की जो 5 खबरें आप नेशनल न्यूज की निकालें और उसकी इंटरनेशनल न्यूज की निकालें, उनको डेली बेसिस पे पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर मुश्किल अल्फाज हैं, डिक्शनरी आजकल तो आपको इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास MS वर्ड है और उसके इंटरनेट है आपके पास, तो 1 मिनट में आपको उसके सिनोनिम्स भी मिल जाएंगे, एंटीनिम्स भी मिल जाएंगे, तो आपको फौरन उसके एक वर्ड के 10 उसके जो सिनोनिम्स मिल जाते हैं, उसका पता चल जाता है आपको क्या। मैंने आपको बताया ना कि आपको वो वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत मोटे अल्फाज नहीं आपने जरूरत करनी, एक जो डेली बेसिस पे आपने जो लिखना होता है आप उसको देखते हैं, और ये डेली आपने लिखना होता है, ठीक है। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो रट्टा आपको 3000 वर्ड्स का नहीं लग सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको लॉजिकली आपने उसको डेवलप करना होता है, ठीक है। प्रॉपर बिगिनिंग होती है, मिडल होता है, एंड होता है ऐसे राइटर्स में। और जो हमारे बच्चे हैं वो उसको चीज को नहीं देख रहे होते, और इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आउटलाइन बनाते हैं फिर उसमें ऐसे में ना, तो आउटलाइन में वो जो आपने 10 उसके फर्ज करें आउटलाइंस जो है, या सेंटेंसेस निकालें या सेलिएंट फीचर्स निकालें, आपने उसी चीज को आगे डेवलप करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो 5 जो मैं नेशनल न्यूज निकलवाता हूँ बच्चों से, उससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि इनको कितनी समझ लगी है कि नेशनल न्यूज किसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब नेशनल न्यूज में पाकिस्तान के बारे में जो पॉलिसी बन रही होती है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का इशू को बन रहा होता है, कोई टेररिज्म का इशू बन रहा होता है, कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कोई फर्क आ रहा होता है, और पाकिस्तान के हवाले से जो इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, जो वो आप उसको देख रहे होते हैं। तो ये आपको डेली बेसिस जब भी खबरें आप निकालते हो, उसके बाद आप उनकी समरी बनाते हो 3-4 लाइनों की, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको
आपको एक पैराग्राफ समराइज करने की आदत डेवलप होना शुरू हो जाती है। आपको पता है कि अच्छा एक बहुत क्वेश्चन आता है, इवन पीएमएस में भी होता है, जो वन पेपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें ये है एफआईए है, एंटी नारकोटिक्स की हैं, आईबी की हैं, आईएसआई की हैं, नैब की हैं, एफआईए की हैं। ये जो एग्जाम्स होते हैं वन पेपर के, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और एक एमसीक्यूज का पेपर। तो जिस डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके अंदर आपको ये 25 नंबर की समरी भी देनी पड़ती है। तो उसको आपने 1/3 जो है उसमें आपने ट्रांसलेट उसको समराइज करके उसको लिखना होता है। अब ये आप में आदत डेवलप हो जाती है। आप जब नेशनल न्यूज डेली बेसिस पर 5 कोई समरी बना रहे होते हैं और उसको टीचर के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, उसमें आप में एक आदत डेवलप हो जाती है कि तमाम जो इतना बड़ा पैराग्राफ जो है उसको आप समरी में तब्दील करते हैं। तो उसमें किन चीजों को मद्देनजर रखना होता है, फिर हम उनको समझाते हैं कि कौन सी चीजें उनको मद्देनजर रखनी होती है। आप जब तक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड नहीं होगा, आपसे सीएसएस नहीं होगा, आपसे पीएमएस नहीं होगा। ये तो कंपल्सरी पेपर्स की बात है। इसी तरह इस्लामियात के पेपर, सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। 100 नंबर का ऐसे होता है, 100 नंबर का आपके पास ग्रामर होता है। ग्रामर हम जो है वो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, वो भी उसको ले लेते हैं। एरन मार्टिन जो है उसकी ग्रामर जो है वो भी हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट तमाम ग्रामर एक जैसी होती हैं। उसमें आपका ज्यादातर फोकस जो है वो कंपोजिशन पहले होता था, अब तो उसकी जगह वो पैराग्राफ आ गया है, ट्रांसलेशन का भी। और फिर आपको इडियम्स आपको पता होना, एनोलॉजीज का पता होना चाहिए, और ये उस बुक के अंदर आपको मिल जाती हैं। और फिर पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, पैसिव वाइब, एक्टिव वाइज, प्रीपोजिशंस का यूज होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर रॉन्ग सेंटेंसेस को राइट सेंटेंस, इस तरह की चीजें होती है। प्लस जो समरी प्रेसी होती है, तो प्रेसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो ज्यादातर बच्चे जो हैं उनको तजर्बा नहीं होता, मैंने देखा है। और वो ये जो मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ डेली डॉन न्यूज़पेपर के, वो जो समरी बनाना, उससे बच्चों को काफी जो सपोर्ट मिलती है। सर कोई रिकमेंडेड बुक्स हैं इन पेपर्स की तैयारी के लिए, जैसे ये एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश कंपोजिशन के लिए है, ऐसे एक करंट अफेयर डाइजेस्ट भी होता था, अब पता नहीं है ये नहीं, तो कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करेंगे इंग्लिश के लिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो करंट अफेयर्स के लिए जो बुक्स होती हैं वो देखिए, वो करंट अफेयर का मतलब आज की बात है, कल वो तो न्यूज़पेपर्स हैं। वो आप एक डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। दूसरा एक वेबसाइट है unewstv.com, unewstv.com। आप जो बच्चा है उस स्टूडेंट को मैं रेकमेंड करता हूँ कि यार आप डेली जो है वो जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं आप उनको देखा करें। अब मैं भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भी करता हूँ, वो देखते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं। जिस तरह आज अभी होगा, जर्नलिस्टों ने वो नवाज शरीफ के लिए उन्होंने पिटीशन दायर की थी इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर अभी मेरा प्रोग्राम भी होना है। अभी फौत हो गए हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। अब हमें पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या बात हो सकती है, ये क्या होनी है, तो ये आपको मेंटली अवेयर होना पड़ता है। उसके लिए क्या, एक तो आप वो unewstv.com, उसमें जो तमाम जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे टीवी के, अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, वो घंटे का अगर टॉक शो है तो वो 25 मिनट में खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वो एड्स नहीं होते। वो उनको कम से कम एक देखना चाहिए, बदल बदल के देखना चाहिए। मेरे भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, वो आप उसको भी देखा। मैं तो कोशिश करता हूँ वो सीएसएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से मैं उसको अरेंज करके मैं डिस्कशन करूं। अब जहां तक बुक्स की आप बात कर रहे हैं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि किताबें आप लें करंट अफेयर। अब करंट अफेयर्स होता है कि आज क्या है, वो आप अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, और उसमें आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरह कश्मीर के बारे में करंट अफेयर्स क्या, आप डोगरा राज से शुरू करते हैं, उससे पहले जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी अलग-अलग नहीं हुए थे, उससे लेकर आपको हिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास। देखिए, मैं जो ये काम कर रहा होता ना, या बता रहा होता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं माशाल्लाह वो काफी वो उसमें चले भी गए हैं, इसमें सिविल सर्विस के अलावा एफआईए में, एंटी नारकोटिक्स में भी काफी गए हैं। तो उसमें मैं यही सजेस्ट करता था। देखिए, कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ कि ये जो सीएसपीज होते हैं आसमान से उतरे हुए हैं। एक आपको इस तरह की स्टडी करनी चाहिए ना,
स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। रट्टाइज्म जो है वो क्रैमिंग जो है वो आपको स्पॉइल कर देती है और नंबर कभी भी नहीं देती, ठीक है ना, क्योंकि आपको समझ नहीं लगती। इसलिए जो करंट अफेयर्स के हैं, आप जो ग्रामर है तो वो कोई भी ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, एरन और मार्टिन जो है वो भी आप ले सकते हैं, और जी। कोई भी ले सकते हैं। उसमें बेसिकली वो ग्रामर एक ही तरह के, ऐसे में आपका माइंड स्टडी किया जाता है। अच्छा। आपका जो माइंड जो है ना, उसको वो देखा जाता है। जो एग्जामिनर होता है वो आप चेक करता है कि आप असेसमेंट्स, आप किस आर्गुमेंट्स किस तरह आप लेके चल रहे हैं, सही। आइडियाज आपके क्या हैं। देखिए इंटरेस्ट होगा तो आप उसको स्टडी करेंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, आप ये वो मैं अब नाम नहीं लेता, ऐसी पैथेटिक गाइड्स हैं वो उससे अपनी बना सकते हैं। मेरा क्या तरीकाकार होता है कि मुख्तलिफ जो अच्छे ऑथर्स हैं वो उनके वो देके मैं खुद उनको बच्चों को इनकरेज करता हूँ, बल्कि खुद मैं नोट्स उनको बना के भी देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यार आप लिखें। और लिखने का, और वो मिलके दोनों की हमारी वो काविश होती है कि 20 नंबर का क्वेश्चन, आप ये भी देखना आपने 20 नंबर में खत्म करना, आपने उसको 400 सफे नहीं लिखने, वो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा पाकिस्तान स्टडीज का, उसमें उसके अलावा एमसीक्यूज वगैरह भी होते हैं। इसी तरह जनरल नॉलेज के पेपर होते हैं, इसी तरह ईडीएस जो होता है एवरीडे साइंस का जो होता सही। है, वो उसका पेपर होता है, उसमें कुछ मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, ठीक है। उस मैथमेटिक्स के पोर्शन के लिए, और दूसरा ये ईडीएस का, ये हम जो एडवांस पब्लिशर्स की बुक्स हैं वो एमसीक्यूज वगैरह उसमें होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं, वो पीएमएस में भी काम आते हैं। उसमें मैथमेटिक्स जो अभी इंट्रोड्यूस करते, पहले नहीं हुआ करता था, अब उसमें सही। मैथमेटिक्स का पोर्शन हो गया। प्रोपोर्शनेट उसका क्वेश्चन है, परसेंटेज के वाले से बात होती है, वो इस तरह क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में ना। और ये बाकी जो है उसमें फिजियोलॉजी के बारे में, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, और फिर कायनात के बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, चांद ग्रहण कैसे है, सूरज ग्रहण कैसे होता है, और ये आप लेकिन देखें ये आप एक रेगुलर स्टडी है, ठीक है। अच्छा। रेगुलर स्टडी जो है वो जब तक नहीं करेंगे आपको चीजें जो याद नहीं होती, फिर आप लिखें। लिखना होता है, ये रट्टे नहीं लगने होते, ये किताबें खोल के अंडरलाइन करने से आपको चीजें याद नहीं होती। बाकी आ जाता है दूसरा इसके आपके मुख्तलिफ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वह आजकल क्रिमिनोलॉजी जो है वो उसको वेटेज दिया जाता है और लोग सुनने में भी आता है। देखिए मैं कोई चीज इसलिए नहीं, गलत बात हो जाएगी कि क्रिमिनोलॉजी के बारे में ये कहा जाता है कि जाहिर है कि जो सिविल सर्विस में पास ग्रुप होता है या पुलिस सर्विस के बहुत होते हैं, इसमें आप क्राइम के बारे में स्टडी करते हो, क्राइम कितनी किस्म का होता है, और व्हाइट कॉलर क्राइम, क्योंकि एफआईए में भी आता है आपको, ये एएनएफ में भी आपको काम आता है, ठीक है, सही। क्रिमिनोलॉजी जो होती है, क्योंकि आपने एफआईए एक्ट पढ़ना है, उसको एफआईए एक्ट के अंदर फिर इमिग्रेशन एक्ट होता है, फिर उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में एक्ट होता है, वो आप जाली पासपोर्ट वाले जो काम करते हैं उनके बारे में। अभी सीटीडी का भी हो गया है ना, जो आपको दहशत गर्दों को ये एफआईए के जो लोग पकड़ते हैं, उनको भी, जो हालांकि आईएसआई का भी एक मेजर रोल है इसके अंदर। अब आईएसआई के पेपर की बात होगी तो आईएसआई जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान की सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि ये सीएसएस, ये बाज क्या कहते हैं कि मसलन इंफॉर्मेशन ग्रुप या मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट या ओएमजी ग्रुप, जो सही। ओएमजी ग्रुप है, और जो इस तरह पोस्टल ग्रुप है, इनसे तो 1000 दर्जे बेहतर गिना जाता है, यानी आईएसआई के और इंटेलिजेंस ब्यूरो के वाले से, जो थोड़े से एडवेंचरस होते हैं, और वो जो पावर सीकर भी कहा जाता है जिनको, लेकिन मैं डिफरेंट एंगल से ले रहा होता हूँ इन चीजों को, तो वो अच्छी जॉब्स कंसिडर की जाती हैं। नैब, एडी नैब जो है, आप देखें नैब वो कंट्रोवर्सी चली हुई है, पॉलिटिशियन जो है उनके पीछे पड़े हुए, नैब खत्म किए गए, एडी नैब भी होता है, एडी एंटी नारकोटिक्स होता है, एडी एफआईए होता है, एडी आईएसआई होता है, एडी इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। इसके 2 पेपर्स होते हैं, आपको पता है, एक एमसीक्यूज का होता है और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर जो इंग्लिश होते हैं जिसमें, ठीक है, उसमें मैथ का पोर्शन होता है, उसमें फिर इंग्लिश का एसे का आपने लिखना होता है, और फिर ऐसी प्रेसी होती है इस तरह। तो ये हम जो है वो अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि एक जनरल आइडिया बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो एस्पायरेंट है सीएसएस के और पीएमएस के, उनको देना जरूरी है। अब जबकि पीएमएस में अगर आप चले जाएं तो पीएमएस के अंदर वो उर्दू का एक एसे होता है, ठीक है, वो 100 नंबर का जो इस तरह
सही। और पेपर्स होते हैं, उर्दू का भी एक ऐसे होता है, वो भी लिखना होता है आपने। तो और उसमें इंग्लिश का भी एक ऐसे होता है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, वो भी चले आ जाते हैं। लेकिन उसमें जो एक नेगेटिव समझ लें या पॉजिटिव समझ लें, उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं, वो आपने 3 रखने होते हैं। उसमें सही। मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, उसमें जी ग्रुप, ए से लेकर जी तक ग्रुप होते हैं, उसके अंदर से आपने चूज करना होता है इसको। तो मेरा जो स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट टिप है कि जब तक आप अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव, ये तो गुफ्तगू से, देखिए मैं गुफ्तगू हो सकता है बड़ी अच्छी कर लेता हूँ फला फला, सही। और बच्चा मेरी स्टूडेंट एज ए लेक्चर भी सुन लेगा, ठीक है सही। जी, कि जी ये थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, और उसके बाद आउटलाइन कैसे बनानी है, फिर क्वालिटेटिव मटेरियल कैसे आपने लेना है। लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं वो लिखेंगे, उस वक्त तक आपको कोई उसका मतलब डिविडेंड पे नहीं होगा उसमें। तो सही। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि वो चीजों, इस चीज को डेवलप करें अपने एक रिसर्च को, और दूसरा अपने इस चीज को जो अपने डेली बेसिस पे जो राइटअप लिखने। सर ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो घरों में बैठकर अपनी तैयारी करते हैं, और कुछ जो शहरों में है जिनको इतने चांसेस मिले होते हैं कि वो किसी एकेडमी में जाकर अपनी तैयारी करते हैं। तो क्या फ़र्क है, और जो घर में बैठा बच्चा है, स्टूडेंट है, वो कैसे तैयारी करेगा, और सीएस जो एकेडमी है उनका क्या रोल है इसकी कामयाबी में? देखिए जी, बेशुमार एकेडमीज हैं, मतलब 10,000 एकेडमीज हैं। अब असल में कई दफा मुझसे पूछा है कई बच्चों ने कि सर वो अ, हमें कौन सा टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा, मुझे नहीं पता होता इन चीज़ों का। मैं क्या, हम टीचर तो नहीं है, वी आर प्रोफेशनल्स। तो वो होता ही है ना कि ये बच्चे की एक्सेस जो है उसके क्वालिटेटिव मटेरियल तक, और कौन सा मटेरियल आपने यूज करना है। आपके पास देखते 2 घंटे 50 मिनट ऐसे राइटअप के लिए, ठीक है, उसके अंदर आपने ये चीजें लिखनी होती हैं। और वो जो घर में बैठा हुआ बच्चा, उसको गाइडलाइन नहीं होती, जी। ठीक है, जो गाइडलाइन नहीं होती, वो सीएसएस गाइड, मेरा ख्याल है गाइडेंस के बगैर नहीं उसको आता। वो इधर से दाएं बाएं से पूछता है, ये होता है। वो बड़ा लकी होते हैं स्टूडेंट्स जो घर बैठ के कर लेते हैं, जो लेकिन उनका एक्सपोजर होता है, उनके टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। ऐसे नहीं होता मसलन वो लम्स की एक बच्ची जो है वो अगर कर गई क्लियर, तो वो लम्स में पढ़ रही है, उसका इंटरेक्शन वहाँ के जो टीचर्स जो हैं उनका एक मर्तबा था, उनका एक स्टैंडर्ड था जो बात कर रहे होते हैं। इस तरह जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी करते हैं और इंजीनियर्स भी करते हैं, बट गाइडेंस की जरूरत होती है। सही। ऑब्वियसली अकेडमीज अब तो बन गई हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो वो अब एकेडमी में ये मसला आ गया कि बच्चे 100 बच्चे हैं, अंदाजा करें 100 बच्चे हैं। अब मेरा आपको पता है कि बड़े अच्छे दोस्त हैं आजाद इकबाल, जो कल्यामा इकबाल के पोते हैं, उनके साथ मेरा कई दफा इंटरेक्शन होता है। वो आते हैं मेरे पास, पाकिस्तान में आते हैं मेरे पास आते हैं। तो मैं उनसे कई दफा डिस्कशंस हुई हैं कि फिक्र इकबाल के हवाले से कि हमारी जो सीएसएस के अंदर क्या क्या चीजें इन बच्चों को पढ़ाई जाए, इवन एकेडमी के अंदर क्या पढ़ाए। इवन हम प्रपोज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी, बीइंग जर्नलिस्ट या पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट के तौर पे। तो वो भी हम देखते हैं कि एक ये एक तरह का मतरूक होता जा रहा है हमारा सिलेबस भी, और इस तरह कई चीजें हमें फील होती हैं। लेकिन अब क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, किसी ने तो सीट पे जाना है ना, तो उस गिवन जो सरकमस्टांसिस के अंदर और वो गिवन सिचुएशन के अंदर, तो हमें ये देखना होता है कि अब एकेडमी जो है 80 बच्चे, अब मुझे नहीं पता कि 80 बच्चे क्या वो एक माइक बंद कर देते हैं। सही। अगर इंटरेक्शन टीचर के साथ नहीं होता, तो मुझे बताएं को कैसे वो उसके अंदर क्यूरीज होती है। अब हम जो है, हम एनकरेज करते हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन करें, सही। ठीक है ना। कोशिश करता हूँ मैं कि यार एनकरेज करता हूँ कि वो अब वो अगर किताब से देकर पढ़ना है, ये बुक में फर्ज करेंगे ये मुसलमानों के बारे में आधे ये है, इतनी मोटी किताब है आपको नजर आ सही। रही है, ठीक है ना। तो अब ये रेफरेंसेस बुक्स हैं, मतलब बेशुमार ये भरी पड़ी है मेरी। तो अब इस तरह के जो मामलात हैं, अगर वो टीचर से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि 80 बच्चों को इलामा इकबाल भी आगे पढ़ाएं, क्या मुझे बताएं कि वो इंटरेक्शन तो नहीं हो सकता उस सही। थोड़े से टाइम फ्रेम में। तो उसमें फिर देखना ये होता है कि क्लास छोटी होनी चाहिए, ठीक है, और इंटरैक्टिव होनी चाहिए। तो सिलेक्शन भी इसी बाज बदकिस्मती से भी 1-2 नंबरों से भी रह जाते हैं। अब एक दफा बच्चा जो टॉप किया था, आप इससे ना कि जवेरिया एक बच्ची थी, वो 4-5 साल पहले उसने
एग्जाम दिया, वो टॉप कर गई, पूरे पाकिस्तान में टॉप कर गई। अच्छा, सही उसने क्योंकि रिजल्ट लेट आता है ना, तो उसने अगला इम्तिहान भी दे दिया। मतलब अब देखें नवंबर में अभी रिजल्ट आया, सही। अब अगला पेपर जो होना है वो फरवरी में होना है। तो फरवरी में वो जब वो क्या कहते हैं पेपर दिया उसने, जो उन्नी मेन वाले वो पिछला रिजल्ट क्लियर हो गया तो टॉप कर गई थी। तो सही। जब वो फरवरी में चले वो फेल हो गई। अब अच्छा। जाहिर है कि वो लोग ये कहते हैं कि यार जो टॉपर है वो कैसे, अब क्या वो जो एग्जाम जिसने उसने दिया था एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उस पर तो टॉप कर गई। जी। अब जो दूसरा जो अगले साल वो 4 महीने बाद जो इम्तिहान दिया उसमें वो फेल हो गई। तो हमारे जो बच्चों को जो ब्यूरोक्रेसी के जो हमारे ऑफिसर्स को जो चूज किया जाता है, तो क्या उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं। अब इस सही। पे जो है इशरत जो है, डॉक्टर इशरत जो है वो कर रहा है, इस पे काम कर रहा है। और पिछली दफा भी उसने रिफॉर्म करने की कोशिश की सिविल सर्विस को, लेकिन वो नहीं हुई। अब उसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल बात है जी, उसने कहा कि जी जो शहबाज शरीफ है वो हमारा आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर है। अब आप देखें कि आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है वो नैब के अंदर वो बेशुमार वो टीटीओ में फंसे हुए हैं। क्या एक करप्ट शख्स जो है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है या नहीं, ये इस पर एक क्वेश्चन उठने शुरू हो गए हैं। अब उसकी जो रिफॉर्म्स है, दैट्स वाई अभी तक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं। सर अब देखें, इस्लामाबाद का स्टैंडर्ड कुछ और है, लाहौर का स्टैंडर्ड कुछ और है। आप मियाँ वाली, बहावलपुर, बहावल नगर, वहाँ अकेडमीज का स्टैंडर्ड भी कुछ और होगा, वहाँ के स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड भी कुछ और होगा। तो उन इलाकों से जो स्टूडेंट सीएसएस में आना चाहते हैं वो क्या करें? देखें मुझे अप्रोच करते हैं आजकल तो कोई साउथ वजीरिस्तान नहीं है, कोई पेशावर नहीं है, कोई केपीके नहीं, कोई इस्लामाबाद नहीं, कोई लाहौर नहीं है। आजकल तो सारी अकेडमीज बंद है, पता है ना आपको, ऑनलाइन डिस्कशन हो रही है। आज जो नई चीज डेवलप हुई है वो ऑनलाइन डिस्कशन। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं, मेरा खुद उनके स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, वो ऑनलाइन ही होता है। जी। ठीक है ना, वो ऑनलाइन जो है वो जो सिर्फ ये मेडिकल और इंजीनियरिंग तो नहीं है ना, इस और भी इस तरह के सब्जेक्ट, मेडिकल तो जाहिर है कि आप जो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो आपको यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में रहकर ही आपको चीजें समझ लगती हैं। लेकिन जो लेक्चर्स जहाँ तक होते हैं ना, लेक्चर्स होते हैं या स्टूडेंट के साथ इंटरैक्टिव जो डिस्कशंस होती हैं, वो तो आप ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं ना। ऑनलाइन आजकल आप देख लें, फिर वो 24 को शायद स्कूल बंद करे जा रहे हैं स्टूडेंट, तो ये अभी पता नहीं कोरोना कब तक रहना कब तक नहीं रहना। तो सही। वो बच्चे जो हैं आज इंटरनेट की फैसिलिटीज हर जगह आ गई है, और वो मेरे साथ राब्ता करते हैं लोग। मतलब इवन वाना वाले, वो जो साउथ वजीरिस्तान है, केपीके के वो दूर दराज इलाके हैं, बलूचिस्तान जो वो जो कान में तरजई जी। और जी। वो नोशकी, उससे चाही, उससे आगे जो है वो स्टूडेंट्स वो बात करते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। ये नहीं, लेकिन बहुत मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं। आप जरा उनको असल राइट डायरेक्शन उनको दे रहे हैं तो वो जाहिर है अब वो पढ़ रहे होते हैं उस चीजों में। अब जी। हमारा तो ये जो वो प्रोग्राम जो स्टूडेंट देखेंगे, उनको भी बता दें कि कोई स्टूडेंट आपसे रब्ता करना चाहे वो कैसे करे, ऑनलाइन कैसे आपसे रहनुमाई हासिल करे। वो मेरे करते हैं मेरे साथ ना, वो जाहिर है मेरे टी प्रोग्राम्स भी हो रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। आप उनको बता दें, आप उनको अगर कोई बात करना चाहें, वो मतलब कोई गाइडलाइन लेना चाहे तो मेरे साथ बात कर सकता है। ठीक है, सही। वो आप उसको ये प्रोग्राम ये खत्म होगा तो ये उसके नीचे आप दे दें उनको जो सही। आईडी होती है, आप अपनी आईडी दे दें उनको, जी। मतलब राब्ता मेरी आईडी दे दें उसको नीचे, तो सही। उससे कोई मसला नहीं। वो फेसबुक में अब राब्ता करते हैं, 90% स्टूडेंट तो फेसबुक पे राब्ता करते हैं आजकल, तो सारा कुछ फेसबुक पे हो रहा होता है। वो ऑलरेडी वो राब्ते में होते हैं मेरे साथ। सही। और वो कोशिश करता हूँ मैं उनको, जो वीकेंड पे उनको टाइम भी देता हूँ। कुछ पढ़ भी रहे होते हैं मेरे साथ, तो सही। बहुत कम लोग होते हैं पढ़ रहे होते हैं। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई अकले कुल नहीं होता, मैं जी। भी कोई अकले कुल नहीं हूँ, आप भी कोई अकले कुल, कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा जो इंटेलेक्चुअल है, बड़े से बड़ा जो आप पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट, बड़ा से बड़ा ब्यूरोक्रेट है, वो सही। अकले कुल नहीं होता। सिर्फ सही। आपको गाइडलाइन दी जाती है, आप देखें वो उसी तरह आपको आगे आपकी जो मेहनत है और सही। वो राइट डायरेक्शन जो है वो आपको आगे लेके जाती है। जी। सही। असल हाँ, एक तो
क्राइटेरिया बता दें, सीएसएस का एज लिमिट क्या है और ये कब वो इनके। तो मेरे ख्याल बच्चों को सबको पता है, वो तो 30 इयर्स होती है एज। अगर दूसरे एरियाज हैं जिस तरह बलूचिस्तान, ये इस तरह जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, वो आपके पास वो पड़ा है सिलेबस, उनको इजीली आपकी की साइट पे अवेलेबल है। वो 30 ईयर से 32 ईयर वो। तो बाकी ये जो है ये 30 साल में से एज होती है। और अगर आप 2 साल रेगुलर आप काम पढ़ रहे हैं, तो सॉरी 2 साल रेगुलर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप 32 ईयर्स तक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं इसको 35 ईयर्स तक किया जाए। इस पर काफी ज्यादा कंपेन में मेरी इवन इंटरेक्शन होता था फवाद हसन फवाद, वो जो पिछली दफा जो नवाज शरीफ के दौर की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ ने फिर इसको 30 इयर्स तक किया था। ये एहसन इकबाल जो थे, ये उस वक्त प्लानिंग के मेरा ख्याल थे, प्लानिंग एंड कमीशन पे, तो उस वक्त उन्होंने रिकमेंडेशंस जो दी थी वो अप्रूव हो गई थी। उसको काफी पब्लिक प्रेशर था, तो वो फिर 30 साल है। तो लेकिन जो FIA या कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो मतलब वो भी 2 पेपर वाली जो जॉब्स हैं FIA, उसमें कुछ प्रोविजन होती है, वो लिमिट जो है वो उसको बढ़ा 35 साल तक की है उसमें, जो दूसरी जो जॉब्स हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह आपको दोबारा भी हम इनवाइट करेंगे और मज़ीद आपसे सवाल पूछेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रहनुमाई मज़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़।